सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार देखो तो। गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? चलो। देखो, आज एक नया टॉपिक हम बताते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। याद करो, हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे, कंस्ट्रेंट्स, याद है ना? तो उसमें जो कंस्ट्रेंट पढ़े थे उसमें क्या था, सारा बॉडी स्ट्रिंग से रिलेटेड था, यानी कि वो जो पढ़े थे वो था स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, जिसमें लोग फॉर्मूला लगाए थे, समेशन टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। ये सबको याद होगा, है कि नहीं? जिस धागा वाला में लगाते थे, ये वाला लगाते थे, ठीक है। अब हम लोग एक और कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे, उसको बोला जाता है वेज कंस्ट्रेंट, जिसको हम आज बताएंगे इसी टॉपिक को। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव वगैरह में इससे भी पूछा जाता है, वेज कंस्ट्रेंट्स। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, वेज कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि समझना खाली ध्यान से, हाँ। समझो कुछ इस तरीके का, मतलब रखा हुआ एक भारी बॉल है और एक वेज, ठीक है। और अगर सबको छोड़ दिया जाए, ठीक है, बॉल किधर मूव करेगा? ये बताओ। इधर दीवार है, नीचे फ्लोर है, तो बताओ बॉल किस तरफ जाएगा? बताओ जी। नीचे जाएगा, क्योंकि दीवार तोड़ के तो उधर जा नहीं सकता, और ये हमेशा दीवार से सटा रहेगा। इसका मतलब ये जो बॉल है वो नीचे की ओर मूव करेगा। जब ये नीचे की ओर मूव करेगा तो ये वेज यही रहेगा कि ये भी मूव करेगा? क्या लगता, मूव करेगा किधर? मूव करेगा किस किस तरफ? पीछे जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, क्या ऐसा बोल सकते हैं कि इसका मूवमेंट और इसके मूवमेंट में कोई रिलेशन होगा या नहीं होगा? क्या लगता है? एकदम होगा, है ना? तो अगर इसका एक्सेलरेशन मानते हैं A1 और इसका एक्सेलरेशन मानते हैं A2, तो इस A1 और A2 में डायरेक्ट रिलेशन होगा, यानी इन दोनों में भी कंस्ट्रेंट है, और उसको बोला जाता है वेज कंस्ट्रेंट। इससे पहले हम पढ़े थे, जो बॉडी स्ट्रिंग से कनेक्टेड रहता है और एक दूसरे का जो मोशन है वो डिपेंडेंट रहता है, तो उसमें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि वेज कंस्ट्रेंट कहां पर लगाना, ये पता करने के लिए हमेशा याद रखना, whenever two bodies are in contact, कभी भी दो बॉडी कांटेक्ट में हो, जैसे कि यहां पर ये दोनों कांटेक्ट में है, तो कभी भी दो बॉडी कांटेक्ट में हो, देन मोशन ऑफ बोथ द बॉडीज आर रिलेटेड। और उसी को हम लोग को पढ़ना है वेज कंस्ट्रेंट। अब एक्सेल, अब इन दोनों से कैसे हम लोग निकालेंगे वो आगे हम लोग देखेंगे। सबको समझ में आया वेज कंस्ट्रेंट कब कब लगाना? जिसमें किसी को डाउट है तो बताओ, बताओ जी, किसी को डाउट तो है इसमें वेज कंस्ट्रेंट में? जितना तक अभी बताया है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि आगे हम फिर बताएंगे कि हम लोग रिलेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उससे पहले ये सीखना होगा कि वेज कंस्ट्रेंट लगाया कब जाता है। तो लगाया कब जाएगा, जब कोई भी बॉडीज कांटेक्ट में हो, कभी भी दो बॉडी कांटेक्ट में हो और दोनों के बीच मोशन हो रहा हो, तो हमेशा दोनों का जो मोशन है वो रिलेटेड होता है, ठीक है। तो याद रखना, व्हेनेवर टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट, ठीक है। इसको उतारो पहले, फिर हम बताते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा।
हाँ हाँ, कल होगा बिल्कुल। चलो सबको उतार लिए इतना तक। चलो ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, कि ये वेज कंस्टेंट निकालना कैसे है, मतलब हम लोग रिलेशन लगाएंगे कैसे। ठीक है, आराम से समझना। हाँ, एक एग्जाम्पल लेके ही समझाता है, और इससे क्वेश्चंस भी बहुत सारा आता है। ठीक है, इसलिए समझना ध्यान। कभी भी जैसे इसी में हम एक लेते हैं, ठीक है, इसी में कि ये तुम्हारा इंक्लाइंड प्लेन था, ये दीवार था, और यहाँ कुछ ऐसा था। ठीक है, इसको एंगल मान लेते हैं थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले एनालाइज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सबसे पहला चीज है कि आपको मोशन का एनालाइज करना। तो यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये बेचारा पीछे ही जाएगा, तो इसको नीचे जब दबाएगा तो ये पीछे जाएगा, और ये जब पीछे जाएगा तो बॉल किधर जाएगा। अच्छा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा कि इधर भी आएगा, क्या बोल सकते हो। सिर्फ वर्टिकली, ये तो हमेशा दीवार से सटा रहेगा ना, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा। ये हो गया A1, और ये हो गया दूसरा पॉइंट। ड्रॉ कॉमन नॉर्मल। ठीक है, यानी कि हमको कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करना है। कॉमन नॉर्मल का मतलब ये है कि इन दोनों का नॉर्मल सेम होना चाहिए। यानी कि ड्रॉ, या लिख देते ड्रॉ कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो क्या बोल सकता है, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए दोनों का नॉर्मल कुछ इसी लाइन में होगा, हाँ या ना। इसी नॉर्मल में होगा, इसीलिए बताया कि कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करना है इसी के लिए। ये कॉमन नॉर्मल हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जब कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ हम ड्रॉ करके दिखाते हैं कि ये वो इंक्लाइंड प्लेन वाला है, और ये उसका कॉमन नॉर्मल है, और ये बॉल का है, थोड़ा सा पार्ट बॉल का भी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब टेक component of acceleration along the direction of common normal। यानी कि अब हमारे को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो भी एक्सेलरेशन है सबका कंपोनेंट लेना है। किधर लेना है कंपोनेंट सबका, बताओ किस साइड, देख के बताओ किधर लेना है, कॉमन नॉर्मल के साइड। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हाँ, एक तरीका समझाते हैं। इसी पॉइंट को देखो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे देखो, ये बॉल किधर जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसी पॉइंट पर वर्टिकली डाउनवर्ड बना दो A1, और ये जो A2 है वो किस साइड जा रहा है, हॉरिजॉन्टल इस साइड, तो इसी पॉइंट पर बना दिए A2। अब रहा बात कौन सा एंगल क्या है, तो सबसे पहले देखो ये इंक्लाइंड प्लेन वाला हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है। तो मेरे को ये बताओ कि अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाएगा तो क्या इसको भी थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखो तो।
लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना होगा फिर? थीटा हो जाएगा। या फिर इधर से भी जोड़ सकते हैं, थीटा 90 माइनस थीटा थीटा। ठीक है, तो ये सब सारा एंगल वेंगल निकाल लिए। अब बताओ A1 का कॉमन नॉर्मल की तरफ क्या कंपोनेंट आएगा? A1 cos थीटा। इसका इधर कंपोनेंट आ गया A1 cos थीटा। और A2 का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा कॉमन नॉर्मल की तरफ? A2 sin थीटा। और हम क्या लिखे हैं यहाँ देखो, टेक कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ले लिए। ठीक है, थर्ड जो हम लोग को मेन चीज लिखना है और जो कंसेप्ट है, एक्सेलरेशन अलोंग कॉमन नॉर्मल इज सेम। यानी कि जो हमको लास्ट में इक्वेशन लिखना है कि ये दोनों जो होगा वो हमेशा क्या होगा? सेम। यानी कि हमेशा वेज कंस्ट्रेंट में यही स्टेप्स फॉलो करना है। और लास्ट में जो कॉमन नॉर्मल की तरफ जब जो भी एक्सेलरेशन आएगा वो हमेशा सेम आएगा। यानी कि A1 इज इक्वल टू A2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। तो दोनों के बीच देखो तो रिलेशन आया कि नहीं आया, देखो बढ़िया से। अब बताओ इसमें किसको किसी में क्या डाउट है कुछ भी चीज को लेकर, कि यहाँ सर समझ में नहीं आया, यहाँ क्यों ऐसा लिखे, क्या किए, कोई बताओ। कुछ कुछ डाउट है तो बताओ। सबको समझ में आया? हाँ बोलो। देखो A1 का दो कंपोनेंट लेंगे, जो जिधर थीटा उधर तो A1 cos थीटा आएगा, और उसके परपेंडिकुलर इधर जाएगा A1 sin थीटा। उसी तरह से A2 का कंपोनेंट करेंगे तो इधर जाएगा A2 cos थीटा, और इस साइड आएगा A2 sin थीटा। ये कंपोनेंट कर लिए। पर लास्ट में हमको जब इक्वेशन लिखना है तो हमको किसको इक्वेट करना है? कॉमन नॉर्मल की तरफ इक्वेट करना है कि इधर इक्वेट करना है? किधर इक्वेट करना है? कॉमन नॉर्मल। इसलिए लिखे A1 cos थीटा इक्वल टू A2 sin थीटा। अब हम तो ये लिख दिए कि सेम लिखना है। कोई बता सकता है कि हम सेम क्यों लिख रहे हैं? कोई भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हम वहां इस इक्वेशन को हम सेम क्यों लिखे, हम इधर वाला सेम क्यों नहीं किए, हम इधर वाला ही सेम क्यों किए? कोई बता सकते हो? ना ना, देख इसको ऐसे समझो कि अगर इधर देखो ध्यान से, ऐसे कांटेक्ट में है ना, अगर इधर इधर वाला एक्सेलरेशन हल्का सा भी ऊपर नीचे होगा तो क्या ये कांटेक्ट रहेगा या कांटेक्ट छूट जाएगा? सोचो। कांटेक्ट छूट जाएगा। अगर परपेंडिकुलर की तरफ इधर इस साइड देखो, अगर इधर से हल्का सा भी एक्सेलरेशन डिसबैलेंस हुआ तो ये दोनों कांटेक्ट में रहेगा कि कांटेक्ट छूट जाएगा? ये बताओ। छूट जाएगा। तो ये दोनों क्या कांटेक्ट छूटेगा कि हमेशा कांटेक्ट में रहेगा? ये बताओ। ये दोनों बॉडीज जो है वो कांटेक्ट छूटेगा कि हमेशा कांटेक्ट में रहेगा? ये बताओ। ये जब इसको नीचे धकेलेगा, जब तक ये नीचे आएगा और ये इधर जाएगा, तो दोनों के बीच हम कैसे छूट जाएगा? ये ये हाँ, उस देखो उसके बाद क्या होगा हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जब ये नीचे आ रहा होगा और ये इधर जा रहा होगा तो उस समय दोनों कांटेक्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। तो इसीलिए बोले। हाँ, तो देखो एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं समझा के, कि अगर ये दोनों कांटेक्ट में है, ठीक है, तो अगर कॉमन नॉर्मल, अच्छा कॉमन नॉर्मल किधर होगा? एक्स एक्सिस में होगा कि वाई एक्सिस में होगा? मेरे हाथ का कॉमन नॉर्मल वाई एक्सिस में होगा। ठीक है, तो देखो अगर मेरा हाथ का मूवमेंट एक्स एक्सिस में दोनों का एक्सेलरेशन अलग भी है तो भी कांटेक्ट में है ना, यानी एक्स एक्सिस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वाई एक्सिस वाला मेरा हाथ का, अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम देखो कांटेक्ट में है, तो अगर मेरे दोनों हाथ का एक्सेलरेशन कुछ भी अलग हुआ तो कांटेक्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा? सोचो जरा अच्छे से। समझ में आया क्या? हाँ, कांटेक्ट हट जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि कभी भी कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन डिफरेंट हुआ
तो वो कांटेक्ट में नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा याद रखना, उतना तो बस समझने के लिए हम बताएं। अपने को जब वेज कंस्ट्रेंट लगाना होगा तो हमेशा याद रखना, क्या याद रखेंगे कि एक्सेलरेशन अलोंग कॉमन नॉर्मल को सेम करना, बस। और ये सारा प्रोसेस लिखते हैं, इसको अच्छे से उतारो क्वेश्चन को। हम इस पर क्वेश्चन पूछते हैं, दो तीन क्वेश्चन। हाँ हाँ, एकदम एकदम। कॉन्टैक्ट वाला डाउट है, क्या डाउट है बताओ। देखो, क्लियर करने के लिए हम सिंपल पूछ रहे हैं, जैसे कि ऐसे समझो कि अगर ये दोनों हाथ मेरा कांटेक्ट में है, ठीक है, तो अगर हम हाथ ऐसे रखते हैं इस टाइप से, तो बताओ इसका जो कॉमन नॉर्मल है अभी जो रखे हैं, इसका कॉमन नॉर्मल एक्स एक्सिस में आएगा कि वाई एक्सिस में? एक्स एक्सिस में आएगा। ठीक है, तो देखो, अगर वाई एक्सिस की तरफ देखें तो इसका एक हाथ रुका हुआ और इसका एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग है कि सेम है, ये बताओ। अगर एक हाथ को रोके और एक हाथ को चला रहा है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। तो देखो फिर, तो देखो वाई, इधर वाई एक्सिस में देखो, कॉमन नॉर्मल के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस में देखो कि ये दोनों का एक्सेलरेशन अलग भी है तो भी कांटेक्ट में है, यानी वाई एक्सिस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कॉमन नॉर्मल के परपेंडिकुलर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ध्यान से देखो कि कॉमन नॉर्मल की तरफ, कॉमन नॉर्मल की तरफ किसका माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है जी, माइक ऑफ कर लो जरा। ठीक है, हाँ। तो एक्स एक्सिस की तरफ देखो, इधर अगर एक्स एक्सिस की तरफ दोनों हाथ अगर हम सेम ले जा रहे हैं, सेम एक्सेलरेशन से, तो कांटेक्ट में है। पर अगर लेफ्ट वाला मेरा हाथ जो है, ये वाला, अगर ज्यादा तेजी से भाग जाए एक्सेलरेशन, तो ये दोनों कांटेक्ट में रहेगा, ये बताओ। नहीं रहेगा। तो वही चीज हम समझा रहे हैं कि अगर इन दोनों को कांटेक्ट में रहना है तो किधर वाला एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, कॉमन नॉर्मल के सेम होना चाहिए कि उसके परपेंडिकुलर वाला सेम होना चाहिए, किधर सेम होना चाहिए? कॉमन। इसीलिए हम वहां लास्ट में लिख पाए कॉमन नॉर्मल। ठीक है, नहीं भी समझ में आया तो, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन बनाने में यही 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 याद, यही यही लगाना है, कॉमन नॉर्मल वाला। ठीक है, चलो क्वेश्चन। हाँ बोलो बोलो, क्या पूछ रहे हैं? हम्म हम्म हम्म। ठीक है, मेरे राइट साइड में, ठीक है, इस तरफ से। हम्म हम्म हम्म। ठीक है। हाँ, अरे तो जब पीछे वाले का ज्यादा और इसका कम है, तो जब इसको धकेलेगा तो दोनों का फिर सेम ही होगा कि अलग हो जाएगा? तो इसीलिए तो बोल रहा है कि कभी भी एक्सेलरेशन दोनों का डिफरेंट हुआ तो कांटेक्ट छूट जाएगा, और दोनों का एक्सेलरेशन अगर कॉमन नॉर्मल की तरफ सेम हुआ तभी कांटेक्ट में रहे। समझे?
चलो देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, समझना है क्वेश्चन क्या था। ठीक है, देखो एक बॉडी ए है जो दो रेलिंग के बीच में फंसा हुआ है और वो एक इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है। ठीक है, और दोनों को छोड़ दिए, तो ए वाला का मोशन किधर होगा बताना। सिर्फ डाउन, ये सिर्फ डाउनवर्ड ही जा सकता है, लेफ्ट राइट तो जा नहीं सकता। तो दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, इफ acceleration of A is 20 meter per second square, then find the acceleration of B। एक बार इसको ट्राई करो, ये डीसी पांडे का क्वेश्चन है। ऐसी वर्मा में तुमको इसका वेज कंस्टेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको एक बार देखो ट्राई करके अच्छे से, जैसे समझाया ना वैसा एकदम डायग्राम बनाओ, फिगर बनाओ और बनाने का कोशिश करो। ये वाला भी। तो पहला आंसर है 20√3। चलो हो गया सबका। और एक 10√3, चलो दो ऑप्शन हो गया। अब देखो, हाँ इसको हम बना के दिखाते हैं बढ़िया से। सबसे पहले कॉमन नॉर्मल, तो ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इसका कॉमन नॉर्मल जो होगा यही लाइन होगा। सब बनाए देखो, तो ये वाला लाइन कॉमन नॉर्मल इसका। ठीक है, तो यहाँ हो गया, ये हो गया कॉमन नॉर्मल। ठीक है, और ये एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इन दोनों को कॉन्टैक्ट पे। ठीक है, ऊपर वाला जो एक्सेलरेशन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, A1, ए लिखते हैं। और जो बी वाला एक्सेलरेशन है वो किधर जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा कि राइट साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा ना, एक्सेलरेशन ऑफ बी। अब रहा बात थीटा बीटा का, तो ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है।
ठीक है, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो ये 60 होगा, तो ये वाला एंगल लिख सकता है 30 डिग्री। और ये 30 डिग्री होगा, तो ये पक्का 60 डिग्री होगा, है कि नहीं? अब बताओ ए का इधर वाला कंपोनेंट क्या जाएगा? cos 30। ए का इसका इसका उधर जो जाएगा cos 30 जाएगा। और बी का जो इधर आएगा उसको लिख सकते हैं ए बी cos 60। हाँ या ना? देख लो बढ़िया से। और ये दोनों सेम होगा। ए का एक्सेलरेशन दिया हुआ है 20, cos 30 होता है √3/2, इज इक्वल टू ए बी चाहिए, और cos 60 होता है 1/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो ए बी का एक्सेलरेशन आ गया 20। अब तुम लोग देखो कि कहाँ तुम लोग से गलती हुई। बताओ कहाँ गलती हुआ? सही है ना? तो 10√3 किसका आया? कहाँ गलती हुआ 10√3 वाले का? हाँ, ठीक है। तो इसलिए बोले क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बस दिखने में लग रहा होगा कि टफ है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। चलो इसको उतारो, एक ट्राई और देते हैं तुम लोगों को, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, इसको उतारो। ठीक है, उतार लिया सब कोई? चलो, ठीक है, ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए दे रहा है। ठीक है, ध्यान से बनाना इसको। सेम क्वेश्चन है इसके लिए। इसके लिए सेम क्वेश्चन यही है, बस फिगर अलग किया हुआ है। इसको ट्राई करो बनाने का। अब तुम लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो कि मेंस में क्वेश्चन टफ नहीं रहता है, बस अगर चीजों को पता है 2 लाइन में आंसर।
10 आया। चलो ठीक है, देखते हैं। पहला आंसर 10 आया, ठीक है। टाइम ज्यादा नहीं, 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। चलो हम बताएं फिर, सबका अगर हो गया तो। चलो 20/√3 सेकेंड। देखो हम इसको बताते हैं। सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कॉमन नॉर्मल। क्या कॉमन नॉर्मल यही होगा? देखो सब बनाए हो, यही कॉमन नॉर्मल होगा। इस कॉमन नॉर्मल को हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, ये रहा कॉमन। अब एनालाइज कर लो कौन कहाँ कहाँ जाएगा। बी किधर जाएगा ये बताओ? राइट साइड जाएगा। अच्छा, ए किधर जाएगा? क्या ए बोल सकते हैं ये इंक्लाइंड प्लेन की ओर नीचे जाएगा ऐसे? हाँ या ना? ठीक है। तो इस पॉइंट पर, ठीक है, एक तुम्हारा एक्सेलरेशन ऑफ बी तो इधर ही होगा, और एक्सेलरेशन जो ए है ये कुछ इस साइड होगा, ये वाला। और क्या यही वाला एंगल 60 डिग्री है? देखो तो ध्यान से, ये जो इस तरफ जा रहा है ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है तो क्या ये भी 60 डिग्री है? ठीक है। अब हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। मेंस में बस बच्चे को बेवकूफ बनाया जाता है। देखो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा तो बोल सकते हैं ए cos 60। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से समझना, कॉमन नॉर्मल इधर ही है और बी का एक्सेलरेशन भी इधर ही है, तो क्या इसका कंपोनेंट लेना होगा या पूरा ए बी ही आएगा? ये बताओ बस। पूरा ए बी आएगा, ठीक है। ए का एक्सेलरेशन है 20, cos 60 है 1/2 इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से सिंपल सा आ गया ए बी इज इक्वल टू। अब बताओ, मेंस में देखो क्वेश्चन एकदम यही है। अब तुम समझो कि बस 2 लाइन का आंसर होता है बस। इसीलिए बोला ना, मेंस में तुम लोग ऐसा सोच रहे हो ना कि बहुत सॉल्व करना होगा, कुछ नहीं। बस कंसेप्ट सही लगाओ तो 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। सबको क्लियर हुआ कि 20/√3 किसका आया था? ये गलती हो गया ना। ठीक है। ये समझ में आया पूरा वेज कंस्ट्रेंट बढ़िया से सबको, कि वेज कंस्ट्रेंट कैसे लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है? ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, यहाँ नोट में हम लिखा देता है कि जहां जहां एक्सेलरेशन दिया हुआ है, अगर यहाँ एक्सेलरेशन के जगह वेलोसिटी लिखते हैं मान के चलो, तो सब कुछ वही चलता। मतलब जहां जहां एक्सेलरेशन है यहाँ, यानी कि अप्लाई सेम प्रोसेस, याद रखना, अप्लाई सेम प्रोसेस फॉर वेलोसिटी। ठीक है। हमेशा याद रखना, जो प्रोसेस हम लोग जितना कंस्ट्रेंट में एक्सेलरेशन के लिए पढ़े, अगर उसी एक्सेलरेशन की जगह वेलोसिटी भी होता, तो जैसे याद करो हम लोग स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में समेशन टी डॉट ए पढ़े थे, याद है? तो वहां हम लोग समेशन टी डॉट वी भी कर सकते हैं। इसलिए हम लास्ट में एक लाइन लिख दिए कि जितना भी प्रोसेस हम लोग यूज किए हैं वो वेलोसिटी पे भी सेम लागू होता है। किसी को दिक्कत इसमें? ये बताओ। समझ में आया ना कि अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी के फॉर्म में रहे तो ऐसे ही करना है। ठीक है। चलो इसको उतार लो बढ़िया से। अब इस वेज कंस्ट्रेंट को ना, अब हम इसको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अच्छे से जोड़ देते हैं। वेज कंस्ट्रेंट तो ठीक गया, हम लोग एक पार्ट सीख गए। अब इसको हम जोड़ते हैं अच्छे से क्वेश्चन में। इसको पहले उतारो।
हाँ बोलो ना, क्या पूछना है, बोलो। नॉर्म एक है ना, अच्छे से बोलो, एक एक सेंटेंस को नाप तोल के बोला करो, क्या बोले तुम? ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम पे जो एमजी लगा, जो एमजी लगा, ठीक है, वो एक्शन है किसके द्वारा? अर्थ के द्वारा। तो हम भी उस पर एक रिएक्शन लगाते हैं, सेम फोर्स अर्थ के ऊपर लगाते हैं, एक्शन रिएक्शन पे। ठीक है। अगर हम इसके फर्श के ऊपर खड़े हैं, तो हम ग्राउंड पे एक नॉर्मल लगाए एक्शन, तो वो भी हम पे एक नॉर्मल लगाए रिएक्शन। तो ये बोलना कि एक्शन रिएक्शन पेयर सिर्फ नॉर्मल होता है, ये गलत बात है। ये समझ में आया क्या बोले? इसको उतार लिए सब कुछ? चलो अब इसको हम एक क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। ठीक है, तब थोड़ा समझ में आएगा कि ये वेज कंस्ट्रेंट जो हम लोग पढ़े उसका इस्तेमाल वाकई में है या नहीं। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो किए थे, वही वाला क्वेश्चन उठाते हैं। सिर्फ ये दिया हुआ है कि इस बॉल का वेट 10 केजी है और इस वेज का वेट 5 केजी है, 30 डिग्री। ठीक है। और बोला है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द बॉडीज, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो अपना सबसे पहला काम रहेगा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। चलो एक काम करो, सबका बनाओ तो फ्री बॉडी डायग्राम। देखो तुम ही लोग आंसर निकाल दोगे। ठीक है, आराम से स्टेप बाय स्टेप 10 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, 5 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, कॉपी में जल्दी। बना लिए सब कोई? देखो तो सब लोग ऐसा बनाए हो, देखो। अपना पहले फ्री बॉडी डायग्राम चेक करो, क्या हम लोग सही बनाए कि नहीं बनाए। देख लो, यही है। बस ये जो जो भी नॉर्मल लिए होगे तुम लोग, ये दोनों सेम होगा, बाकी ये दोनों अलग होगा। देखो सब कोई बनाए सही, देखो ध्यान से। ठीक है। उसके बाद ये 10 केजी वाला नीचे जाएगा, A1, और ये इधर जाएगा A2। अब मेरे को बताओ, इस पूरे फिगर को देखो, पूरे फिगर कितना अननोन है, गिन के बताओ। N1, N2, N3, A1, A2, 5 अननोन है। तो 5 अननोन के लिए हमको कितना इक्वेशन लिखना है? 5 इक्वेशन। ठीक है, अगर हम 5 इक्वेशन लिख दिए मेरा काम हो जाएगा। अगर एक भी कम हुआ तो फिर काम नहीं बनेगा। ठीक है, अब एक एक करके, और कंसेप्ट को कैसे लगाना है वो भी समझो। ठीक है, सबसे पहले कभी भी दिक्कत वगैरह हो, ठीक है,
तो सब फोर्सेस को एक पॉइंट पे बना लो, कभी भी दिक्कत हो। तो जैसे कि इस बॉल का यहां बनाते हैं, ठीक है, बॉल के लिए एक पॉइंट पे सारा फोर्स बनाते हैं। N3 इधर है, N1 ऊपर है, 100 नीचे होगा, और इसका एक्सेलरेशन A1 नीचे। ये बॉल के लिए बनाना, ठीक है। यहां बनाते हैं वेज के लिए, एक ही पॉइंट पे। N2 ऊपर है, 50 नीचे है, और N1 इस साइड। ठीक है, आराम से एकदम क्लियर बनाने के लिए हम दोनों को अलग अलग बना लिए, ठीक है। और इसको यहां से मिटा देते हैं। ठीक है, अब रहा बात एंगल का और एक्सेलरेशन का, कौन किधर, वेज तो इधर जा रहा है इस साइड। तो याद करो एक कंसेप्ट सिखाए थे, क्या कंसेप्ट सिखाए थे कि हमारा एक एक्सिस हमेशा किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ये बताओ। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। तो इसका एक्सेलरेशन नीचे है, यानी एक एक्सिस हमेशा इधर रहेगा, दूसरा एक्सिस परपेंडिकुलर। इसका एक्सेलरेशन इधर है, यानी एक एक्सिस इधर होना चाहिए, दूसरा उसके परपेंडिकुलर। एक्सिस भी डिसाइड हो गया। इसमें बताओ किसका कंपोनेंट करना होगा, N1 का। और इसमें भी किसका कंपोनेंट करना है, N1 का। अब N1 कितना एंगल होगा, तो ये N1 जो होगा, क्या यही वाला लाइन होगा, देखो तो। हाँ या ना, होगा। तो एक काम करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी के लिए। तो अगर ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, अच्छे से बताओ। 30 होगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60। यानी हॉरिजॉन्टल से N1 60 डिग्री होगा। तो क्या इसको 60 डिग्री लिखा जा सकता है, लिख दिया आराम से। इसी तरह से एंगल फाइंड आउट करना है। उसी तरह यही लाइन, ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री ही होगा। तो हॉरिजॉन्टल से ये वाला, इसको भी 60 डिग्री लिख दी, ठीक है। अब एक एक करके कंपोनेंट कर डालते हैं। इधर आएगा N1 cos 60, तो इसको डायरेक्ट लिख दे N1/2, अगर दिक्कत ना हो तो किसी को। और इस साइड लिखते हैं N1 sin 60, यानी √3/2। उसी तरह से इधर N1 का कंपोनेंट, इधर आ जाएगा N1/2, और नीचे आ जाएगा N1 √3/2। यहां तक सबको क्लियर है, देखो तो सबसे पहले किसी को यहां तक डाउट, ठीक है। अब मेरे को बताओ, बॉल पर, बॉल को देखो सिर्फ, बॉल का एक्सेलरेशन किस एक्सिस में है, बताओ सबको, वाई एक्सिस में है। तो बॉल के लिए इक्वेशन लिखने जा रहा है वाई एक्सिस में। क्या इक्वेशन लिखोगे वाई एक्सिस में, बताओ। बताओ क्या इक्वेशन लिखोगे, अब इक्वेशन लिखना नहीं आ रहा तुम लोग को। वाई एक्सिस में कौन कौन सा फोर्स है, बताओ। एक 100 है, और एक N1 √3/2 है, और एक्सेलरेशन नीचे है। तो 100 पॉजिटिव होगा कि N1 √3/2 पॉजिटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हो गया इसका 10 इंटू A1, ये हो गया एक्सेलरेशन। क्या बॉल का एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है, नहीं है। तो यानी कि N1/2 इस साइड और इस साइड कितना है, N3, दोनों बराबर होगा, लेट फोर्स 0। उस तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब आते हैं वेज के लिए। वेज का एक्सेलरेशन किस एक्सिस में है, बताओ। एक्स एक्सिस है। और एक्स एक्सिस में कौन सा फोर्स है, मात्र देखो तो। एक्स एक्सिस पे कौन सा, N1/2 है। तो N1/2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और क्या वेज का वाई एक्सिस में कोई मोशन है, देखो तो, नहीं है। तो इसका मतलब ऊपर N2 है, और नीचे कौन है, 50 प्लस N1 √3/2। टोटल कितना इक्वेशन हो गया, देखो गिन के अच्छे से, 4। और हमको टोटल कितना चाहिए था,
5, तो एक लास्ट वाला कहाँ से आएगा? कंस्ट्रेंट से। तो लास्ट इक्वेशन जो आएगा तुम्हारा, वो तुम्हारा क्या है? कंस्ट्रेंट। यानी कि याद करो, जैसा हम लोग स्ट्रिंग के लिए पढ़े थे कि जब स्ट्रिंग का लिखते थे A1 A2 अलग अलग मानते थे, तो एक इक्वेशन कम पड़ता ही था और वो कंस्ट्रेंट से आता था। उसी तरीके से वेज में भी जब याद करो एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, ठीक है, तो हमेशा याद करना कि लास्ट इक्वेशन जो होगा वो कंस्ट्रेंट का ही होगा। और कंस्ट्रेंट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो खुद से, ये बताओ। निकाल लोगे? पहला वाला क्वेश्चन ही है, देखो तो। ठीक है, इसको बढ़िया से उतारो। ठीक है, ये सब एडवांस लेवल के लिए है। और देखो, एडवांस लेवल कुछ ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब बताओ, इसमें से एक भी ऐसा कंसेप्ट है जो तुम नहीं पढ़े हो? ये बताओ कि हम एक्स्ट्रा यहाँ कुछ बता दिए। एक भी कंसेप्ट देखो, सारा का सारा कंसेप्ट बताया गया है, एकदम बेसिक से लेकर बेसिक फ्री बॉडी डायग्राम, बेसिक एक्सिस लेना किधर लेना है, इक्वेशन कैसे लेना है, और लास्ट हम लोग जो ये पढ़े बस उसको ऐड कर दिए। तो बस यही एडवांस हम लोग सीख गए। इसलिए एडवांस पढ़ना कोई टफ काम नहीं है। बस बोलते हैं ना कि छोटा छोटा कंसेप्ट को जब तुम एक साथ कर दोगे ना, तो वही बस एडवांस लेवल हो गया वो क्वेश्चन। ठीक है, उसको उतारो बढ़िया से। इसमें किसी को भी कुछ डाउट है तो बताओ, कहीं भी। छोटा से छोटा भी डाउट क्लियर कर लो हमेशा। कभी मत छोड़ देना कि बाद में हम देख लेंगे। जो भी डाउट है क्लास में ही पूछ लो हमेशा। लास्ट में एंगल कैसे लिए, ये वाला क्या पूछना है बताओ। ये ल... अच्छा, अच्छा ये वाला तो फिर से वही चीज है ना, जो याद करो पहला क्वेश्चन जो किए थे यही वाला था ना। सबसे पहले कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये रहा कॉमन नॉर्मल। ठीक है, और ये रहा पॉइंट, ये सरफेस है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना लिए। 10 kg वाला किधर जा रहा है? नीचे, तो इसको बना लिए नीचे A1। और ये वेज किधर जाएगा? लेफ्ट साइड, ये हो गया A2। अब एंगल कैसे निकालेंगे? तो सिर्फ एक चीज को पकड़ो। हमको पता है ये वाला जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, बताओ। ये वाला जो लाइन है 30 डिग्री बना रहा, तो ये लाइन में एक अपने से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया, तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो अब सब एंगल निकाल लोगे। ये 30, ये 90, तो ये एंगल कितना होगा? तो 60 डिग्री, ये निकल गया। अब ये 60 है तो ये वाला 30 होगा, ये 30 है तो ये वाला 60 होगा, और ये 60 है तो ये वाला 30 होगा, सारा एंगल निकल गया। ठीक है, तो इसलिए जो एंगल दिया हुआ है उसी को बेस मानो और तुरंत एंगल निकाल कर रखो। n1/2 = 5/2 कैसे आए? ठीक है, तो मेरे को ये देखो, वेज को देखो, वेज का एक्सेलरेशन है लेफ्ट साइड में। तो इस लेफ्ट साइड में कौन फोर्स है बताओ तो। लेफ्ट साइड में कौन सा फोर्स है? खाली n1/2 ही है कि और कोई है, ये बताओ। बाई टू, अकेला वही है, तो इसलिए लिखे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और वाई एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो ऊपर n2 है और नीचे दोनों मिला के 50 + n1/√3/2। और किसी को डाउट इसमें?
सबको समझ में आया बढ़िया से? चलो ठीक है। अब हम लोग वेज कंस्ट्रेंट भी सीख गए, है ना? तो एक काम करते हैं, ठीक है, आज मेरा तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, ठीक है, जैसे कि वेज कंस्ट्रेंट में पढ़ा दिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको सर्कुलर मोशन पढ़ा लेंगे। सबसे पहले ये सर्कुलर मोशन, जब ये सर्कुलर मोशन ब्रीफली बता देंगे, ठीक है, तो इस सर्कुलर मोशन के बताने के बाद जब हम सूडो फोर्स पढ़ाएंगे, तो हमारा पूरा जो तुम्हारा टॉपिक है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन, क्योंकि, और हम पहले ही बता देते हैं, ठीक है, जिसका यहाँ तक क्लियर हो जाएगा ना, यहाँ तक उसको आगे फ्रिक्शन विक्शन में कहीं दिक्कत नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। और ये फ्रिक्शन ना हम बता रहे हैं, इसमें हम इतना टाइम इसलिए ले रहे हैं ना, इधर अगर बेस स्ट्रांग हो गया ना पूरा, हम बता रहे हैं फ्रिक्शन हम लोग मात्र 4 क्लास या 3 क्लास में खत्म कर देंगे तुरंत। यानी फ्रिक्शन खाली एक नया फोर्स है और कुछ नहीं। तो ये फ्रिक्शन जैसे ही हल्का सा सीख जाएंगे उसका कंसेप्ट, क्योंकि इसमें वही चीज आएगा, क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, क्या आएगा, सूडो फोर्स आएगा, क्या आएगा, वेज कंस्टेंट आएगा, स्ट्रिंग कंस्टेंट आएगा, सब वही चीज आने वाला है। खाली एक नया फोर्स ऐड होगा, जैसे हम लोग नॉर्मल एक नया फोर्स पढ़े, टेंशन नया फोर्स पढ़े, तो बस एक नया फोर्स फ्रिक्शन ऐड हो जाएगा उसमें और कुछ नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इस सर्कुलर मोशन को पूरा खत्म कर देंगे, और उसके नेक्स्ट क्लास में सूडो फोर्स पूरा खत्म, यानी 2 क्लास पे अपना उधर खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर अपना जितना फ्रिक्शन वर्क और एनर्जी है ये सब धड़ाधड़ खत्म होते जाएगा 2 2 3 3 क्लास में। ठीक है, तो आज मेरे को इतना ही रखो, है ना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। ठीक है, और कल कल ही डाउट क्लास है ना? ठीक है, तो कल हम लोग डाउट क्लास में हम पहले ही बता देते हैं डाउट क्लास में कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। डाउट क्लास में जितना काइनेमेटिक्स पढ़ाए हुए हैं, काइनेमेटिक्स में तुम्हारा प्रोजेक्टाइल हो गया, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन ला सकते हो, रेन का क्वेश्चन ला सकते हो, ठीक है, तुम्हारा मोशन इन 1D वाला क्वेश्चन ला सकते हो, ठीक है, और रिवर वाला भी क्वेश्चन ला सकते हो। यानी इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा कल के क्लास में वो डाउट लेते आना, और स्केलर्स वेक्टर भी लेते ही जाना। हाँ, रिलेटिव मोशन भी एकदम बिल्कुल, इसमें रिलेटिव भी पढ़ा ही दिया ना, रिलेटिव मोशन इससे रिलेटेड। एनएलएम का देखो, एनएलएम का क्या करना है अभी, कल के डाउट क्लास में यही टॉपिक रखो, ठीक है, और एनएलएम का जो भी डाउट होगा अभी फिलहाल वो मेरे को पर्सनली पूछ लेना मेरे से बकायदा, और मेरे को कॉल ही कर लेना आप, क्या कि व्हाट्सएप में ना मेरे को इतना मैसेज हो गया कि पता ही नहीं चलता किसका डाउट आना है। तो मेरे को डायरेक्ट अब कॉल कर लिया करो, ठीक है, सीधा। ठीक है, हम अपना नंबर लिख देते हैं, मेरे को डायरेक्ट कॉल करके ना पूछ लिया करो, हम फोन उठा के सीधा उसी समय डाउट बता ही देंगे सीधा। क्योंकि व्हाट्सएप में क्या होता है, कभी भी जी खाली रात में छोड़ देना हमको 10 बजे के बाद बस। ठीक है, 10 बजे के बाद छोड़ देना, सुबह 9 बजे के बाद, यानी 9 से लेकर 10, यानी 10 AM से 10 PM रखो ना, पूरा 12 घंटा। ठीक है, ये हमेशा अवेलेबल रहेगा। ठीक है, आराम से कॉल करना, कॉल करने में जो भी डाउट पूछोगे बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सेम टाइमिंग जो क्लास जो शेड्यूल में लिखा हुआ है सब वही चीज। ठीक है, बस कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग बस कोर्स को थोड़ा जल्दी करने के लिए कभी कभी मैथ्स का एक्स्ट्रा क्लास, केमिस्ट्री का एक्स्ट्रा क्लास लगा देते हैं ताकि कोर्स थोड़ा जल्दी जाए। ठीक है, मेरे वरना फिजिक्स का हमेशा टाइम पे ही होगा, जो टाइम लिखा होगा वही टाइम पे होगा हमेशा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, फिर हम वीडियो अपलोड कर देंगे, जिसका छूट गया हो तो देख लेना। हाँ, चलो थैंक यू। हाँ।